हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। सो लास्टली मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर को कौटिल्या के बारे में। तो ये जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, इसमें अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ना पूरा ये जो दे रखा है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड देन आप जो टॉपिक आएगा आपका वो कौटिल्या है। तो कौटिल्या बेसिकली फर्स्ट थिंकर है इस बुक में जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कारण क्या है, क्यों हम इनको डिस्कस करेंगे, उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। बट पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को देखने के बाद में आप बुक से इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से सारे फैक्ट्स बताने की, बट फिर भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है, आप बस एक बार वीडियो देखेंगे आपको ये फील हो जाएगा, एक सेंस डेवलप होगी कि हाँ मैंने पढ़ लिया, ये बुक मैंने पढ़ ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक आपने वीडियो देख ली, दैट्स इट। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट टास्क है वो ये होना चाहिए कि आप जा करके इस बुक को पढ़ रहे हैं। हाथों हाथ पढ़ेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य क्या है फिर? देखो, वीडियो सीरीज बनाने का सिर्फ उतना ही उद्देश्य है मेरा कि कई बार जब हम थिंकर्स को पढ़ते हैं ना, तो हम ओवरव्यू हमें नहीं पता होता, हमें लिंक करना नहीं आता, हम उस चीज़ को क्रिटिकली नहीं समझ पाते हैं। खास करके इस स्टेज पे जहाँ पर हमें सब कुछ खुद से पढ़ना पड़ता है, उस स्टेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसी चीज़ की फेस करनी पड़ती है। और जो लोग बिगिनर हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, थिंकर्स को कैसे पढ़ें। क्योंकि जैसे ही हम कोई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करें, फटाफट गूगल करते हैं, देन वी गेट टू नो, अरे बाबा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पढ़ने हैं, और थिंकर्स की इतनी लंबी लिस्ट देख करके कहीं ना कहीं हमें डर लगने लगता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उन सब को कंपाइल करके ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुक लिखी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद। हालांकि प्रसाद के अलावा और भी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस बुक को लिखने में, जो आप जैसे ही आप जाओगे ना इस चीज़ के ऊपर, कंटेंट वाला पोर्शन आप विजिट करोगे, तो हियर यू कैन सी कि कौन से टॉपिक को किन लोगों ने लिखा है, उनका साथ में मेंशन है। तो वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू दोज थिंकर्स, टू दोज पीपल जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी बुक को कंपाइल किया है। बट हमारा काम है इस बुक को पढ़ करके अपना एग्जाम क्लियर करना। सो वी आर हेयर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड है, राइट। मेरा नाम है मनीषा सिंह। आप सब लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे जाइए। चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अगर आपको कंटेंट वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कौटिल्या के बारे में पढ़ना। हमारा जो फर्स्ट डिस्कशन होना चाहिए, दिमाग में पहले ही सवाल आ जाना चाहिए कि कौटिल्या क्यों। कौटिल्या के बारे में हम सब ने सुना है, शायद ही कोई होगा जिसको कौटिल्या के बारे में नहीं पता। इंडियन हिस्ट्री, कौटिल्या सबसे जो फेमस इवेंट रहा, मौर्यन एम्पायर का बनना, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक कहते हैं ना बिल्कुल ही पिछड़े उससे आकर के गांव से थे वो, और वो आकर के एक बहुत बड़े एम्पायर की नींव रखते हैं। किसकी मदद से? अपने गुरु कौटिल्या की मदद से। तो स्टोरीज हैं बहुत सारी इनसे रिलेटेड, जो फेमस स्टोरीज हैं आप उनको वैसे भी सर्च कर सकते हो। हम डैम श्योर आपने देखा भी होगा, बहुत सारे टीवी शोज, मूवीज वगैरह इनके ऊपर बनी हुई हैं। सो कौटिल्या वेल नॉन स्कॉलर रही हैं, और आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2500 साल हो चुके तकरीबन, और उसके बाद में भी ये उतने ही रेलेवेंट है या नहीं उस पर हम बात करेंगे, बट उतने ही इम्पॉर्टेंट ये हैं, उतने ही फेमस आज के टाइम पर भी हैं। तो कौटिल्या थे कौन, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, और फिर जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इनको क्यों स्टडी करते हैं। तो कौटिल्या जाने जाते हैं अपने कहते हैं ना, मैंने बताया था एक्सपीडिशन जो उन्होंने मौर्यन एम्पायर को बनाने में स्टार्ट किया था। कहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुई, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आपका वैदिक काल खत्म होता है, वैदिक पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद में वैदिक पीरियड मतलब क्या था कि छोटे छोटे गांव थे, कस्बे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे। वो फिर क्या हुआ, छोटे छोटे कस्बे जो है वो छोटे छोटे शहरों में तब्दील होने लगे, तो जनपद बनने लगे। इन जनपद में से भी कुछ बड़े जनपद बने, कुछ बड़ी सिटीज बनी, तो उनको हम कहने लगे महाजनपद। हमें जो टेक्स्ट हैं, एंशियंट टेक्स्ट हैं, सॉरी महाजनपदास, ठीक है, महाजनपद, उनमें हमें पता चलता, खास करके बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें आइडिया होता है कि तकरीबन 16 बड़े महाजनपद थे, और उनमें से भी एक था कौन सा आपका, जहाँ पे ये मौर्यन एम्पायर बना बाद में जाकर के, मगध में बहुत सारे लोगों ने रूल किया, और उनमें से एक डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी,
ठीक है। नंद डायनेस्टी में कैसे याद रखोगे आप सबको सिकंदर का नाम ध्यान होगा। तो सिकंदर जब विजिट करते हैं इंडिया या इंडिया पे अटैक करते हैं तो उस टाइम पे मगध पे कौन रूल कर रहा था? नंद वंश रूल कर रहा था। अब ये मगध कहाँ है? तो प्रेजेंट डे बिहार पटना वाला जो रीजन है यहाँ की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी बहुत पावरफुल थे। तो स्टोरीज ये बताती हैं कि एक बार ऐसा, और ये कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य तक्षशिला के अंदर पढ़ा रहे थे, तक्षशिला के अंदर प्रोफेसर थे। नाउ वेयर इज तक्षशिला? तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी कंसीडर किया जाता है इसको। तो तक्षशिला कहाँ है और आज के टाइम पे इसका स्टेटस क्या है? कमेंट आपका होमवर्क है। तो सिकंदर जब विजिट करते हैं इस बात का पता चलता है, इनको तक्षशिला में जब ये काम कर रहे थे कौटिल्य, इनको पता चलता है, ये विजिट करते हैं नंद एम्पायर, नंद उनके कोर्ट में। और जैसे ही वो मदद मांगते हैं तो कहते हैं कि नंद वंश के जो राजा थे वो मदद करने से उनको मना कर देते हैं और उनका काफ़ी अपमान भी होता है। तो कौटिल्य जब वो वापस जाते हैं तो वो कहते हैं, आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण की चोटी बहुत मायने रखती है कि मैं अपनी चोटी को गांठ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं नंद वंश को ख़त्म नहीं कर दूं। तो जब वो वापस जा रहे होते हैं, गाँव से गुजर रहे होते हैं, और उस गाँव में जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ के अराउंड चबूतरा बना दिया जाता है। आज भी गाँव में आप देखते हो पेड़ के अराउंड, खास करके जो पीपल का या बरगद का पेड़ होता है उसके अराउंड आपको चबूतरा मिल जाएगा। तो वहां पर एक छोटा सा लड़का चबूतरे पर बैठा हुआ है और उसकी जो बैठने की शैली है, जो तरीका है, वो एक राजा की तरह है और बाकी बच्चे उसके अराउंड हैं और वो इस तरीके से खेल रहे हैं। शायद वो खेल ही है, बट वो खेल इस तरीके से रहे हैं कि वो जो लड़का बैठा है वो एक राजा को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक राजा की तरह बिहेव कर रहा है। और जब कौटिल्य उसको देखते हैं, उसके पास जाते हैं, उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो जा करके कहते हैं कि मतलब राजा ही बना हुआ था तो वो उसको कहते हैं कि महाराज आप सबको इतना सब कुछ दे रहे हैं तो आप मुझे भी कुछ दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उस टाइम पे वो लड़का कहता है कि ठीक है, आपको मैंने ये गायें दे दी। तो वो पूछते हैं कि आपके पास तो है नहीं ये गायें, आप कैसे भी दूसरों की गायें आप कैसे अथॉरिटी के साथ कह सकते हो? तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि राजा के ऊपर पूरी जो संपत्ति होती है उसका हक होता है। और इस बात से कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लड़के, और कौटिल्य बहुत इम्प्रेस होते हैं उस बात से और वो निर्णय करते हैं कि उस लड़के को राजा बनाया जाएगा। मगध का अगला जो राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। उन्होंने ट्रेन किया और बहुत ही काबिल जो है राजा उसको बनाया था। लेकिन इस दौरान कौटिल्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बहुत कहते हैं ग्रेट राजा हुए हैं। उनके बाद में उनके आप देख सकते हो जो डिसेंडेंट रहे, उनके जो पोते हैं, है ना, अशोका द ग्रेट, वी ऑल नो अबाउट हिम। अशोका के ऊपर बहुत सारी टीवीज, अगेन आई एम सेइंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो बहुत फेमस है, कुछ नया नहीं है, बहुत फेमस चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ ये कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस दौरान ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना है, ये जो सफ़र था ना, इस सफ़र के अराउंड उन्होंने ये किताब लिखी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ अ बुक ऑफ इकोनॉमी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ बुक ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट को यहाँ पे डील किया गया है, बट इकोनॉमी के और एस्पेक्ट को डील करते करते साथ में इन्होंने स्टेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन सब के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ वाई वी डिस्कस कौटिल्य एज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, बिकॉज उनसे पहले किसी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस नहीं किया। बहुत ही इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र के अंदर 15 बुक है, ठीक है, 15 बुक्स है अर्थशास्त्र के अंदर, और उसमें इतना डेप्थ में जाकर के इतना अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लोर किया गया है, तो हमें इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इतने ही इंपॉर्टेंट है तो फिर वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहते हैं, कौटिल्य को क्यों नहीं कहते? देखो, वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने के पीछे रीजन ये है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे बिल्ड करने में मदद करी। कौटिल्य ने सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे नहीं इतना फोकस किया, उन्होंने उसको बस एक पार्ट ऑफ स्टेट या पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही माना, उसको सेपरेट आइडेंटिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने नहीं दिलाई, और शायद यही रीज़न रहा कि वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देन उनके बाद में आप देखते हो ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बात करी, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, बट मेनली वो पॉलिटिक्स के अराउंड ही बात करते हैं, तो उनको पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे ही हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम कौटिल्य का जिक्र करते हैं। सो कौटिल्य अपने आप के बहुत, कहते हैं ना, सिर्फ आइडियाज़ नहीं है, उन्होंने करके दिखाया, दैट मैटर्स। उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, उस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया,
तो ही नोज़ हाउ टू बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर। आप कह सकते हो कि ये वो टिप्स हैं उस इंसान से जो उस टाइम पे, हम 300 BC से पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर उन्होंने वो स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बिल्ड करके दिखाया। तो उनके जो टीचिंग है, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने कंपाइल करी अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्रम हमारी जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, उसमें 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, है ना। जिसमें से जैसे हम बात करते हैं न्याय की, हम बात करते हैं हमारे जो आश्रम होते हैं, है ना, तो जैसे धर्म, अर्थ, काम, ठीक है। लेट मी राइट हियर, धर्म, अर्थ एंड काम। तो इन चीज़ों को लिख करके अलग अलग टेक्स्ट लिखे गए हैं। अर्थ यानी कि मनी से रिलेटेड जो टेक्स्ट, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या रिसोर्सेज से रिलेटेड जो टेक्स्ट हमारे सामने आता है, वो आता है अर्थशास्त्र, जो लिखा है गया है किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के और भी नाम है। कौटिल्य को आप चाणक्य भी बोलते हो, कौटिल्य को आप विष्णुगुप्त भी बोलते हो। कौटिल्य बहुत फेमस है, राइट। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये तो था आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना। नाउ वी शुड स्टडी इन डेप्थ क्या कुछ है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य की ये जो बुक है, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, समवेयर लोस्ट इन द डेवलपमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग मिडिवल टाइम। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी जो हिस्ट्री की थी, हमारी जो ट्रेजरी थी, वो हमसे छिन गई। तक्षशिला की लाइब्रेरी की बात करो आप, नालंदा की लाइब्रेरी की बात कर लो, बहुत सारी किताबें ऐसी थी जो टाइम के साथ जो है हमसे छूटती चली गई। उनमें से एक जो था वो अर्थशास्त्र भी थी। अर्थशास्त्र बहुत लंबे टाइम तक हम रिकवर नहीं कर पा रहे थे, हमें पता नहीं था। फिर एक टाइम आता है 1909 में, और 1909 में 1909 में मद्रास की एक लाइब्रेरी में एक पर्सन है आर श्यामा शास्त्री, उनको एक पांडुलिपि, एक मनुस्क्रिप्ट बरामद होती है, और वो जो वो पढ़ते हैं देन ये रियलाइज किए तो ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट है किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। और वहाँ से वापिस से ये जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है। बट ये मॉडर्न टाइम में और भी ज़्यादा फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि मैक्स वेबर इनको एक जगह अपने जो बुक वगैरह है वहाँ पर ये एक जगह कोट करते हैं, कौटिल्य के बारे में मेंशन करते हैं। विद दैट कौटिल्य बिकम्स मोर फेमस। तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो आप इनको बोलना चाहे, कौटिल्य ही बोलेंगे हम। कौटिल्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं विच वी नीड टू डिस्कस। एंड अगेन यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या बाकी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली कौटिल्य तो पूछा ही जाता है, नो डाउट अबाउट। सो कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य का कहाँ से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एंशिएंट मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देती हूँ। एक तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, या आपने कभी पढ़ा है, या कभी सोशियोलॉजी भी पढ़ी है, तो या वैसे भी एक टर्म आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, ये थ्योरी बताती है आपको ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के। ये थ्योरी आपको बताती है कि स्टेट डेवलप कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स बहुत सारे जो हैं वो रह रहे हैं, इनकी अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग ट्राइब में ये अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। बट देन दे रियलाइज्ड कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रोटेक्शन है, हमारी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना वो ज़रूरी है। तो इन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और स्टेट को बनाया। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि हम आपस में अपने कुछ राइट्स, कुछ फ्रीडम को हम छोड़ देंगे। राइट मतलब जैसे एक तो होता है मैं अपना खुद डिसाइड करूंगा, दूसरा ये होता है व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द स्टेट यू हैव टू फॉलो व्हाट स्टेट ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है, वो सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, वो सिचुएशन को सही से हैंडल करने के लिए फॉलो है। हम कहते हैं कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने खुद डिसाइड करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें भी तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारी अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें स्टेट को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ राइट्स छोड़े गए, बदले में क्या मिला उनको कि हमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ, ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये दिस इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो मोस्टली यही मानते हैं कि स्टेट का ओरिजिन ऐसे हुआ। तो इंडियन थिंकर्स क्या कहते हैं? इंडियन थिंकर्स की फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड। इंडियन थिंकर्स में हमारे सामने सबसे पहले मनु आते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मनु स्मृति। तो सबसे पहले मनु आते हैं। मनु को किंग बनाया गया था। मनु फर्स्ट किंग भी माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ।
इंडियन बिलीफ के हिसाब से मनु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट किंग। हुआ ये था कि मनु को राजा बनाया गया था। अब हो ये रहा है, एक जगह पे आप रह रहे हो, आपको अगर वहां पे काम करना है, आपको अगर सर्वाइव करना है, यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ वर्क हो सकता है आप हंटिंग कर रहे हो सकता है आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, बट आप कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। तो ये कहा गया कि हम में से किसी एक को राजा बनना पड़ेगा ताकि सोसाइटी अच्छे से चल पाए, ताकि हमारी जो ट्राइब है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो फिर कहा गया कि जिस इंसान को हम ये करेंगे, जिस इंसान को हम राजा बनाएंगे, उसका घर कैसे चलेगा, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या, और उसको काम करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो ये डेवलप हुई ये चीज़, ये थॉट प्रोसेस, या कह सकते हैं इस बात पे सब लोग एग्री हुए कि अगर ये इंसान काम करता है, अगर ये राजा बनता है, तो बदले में हम इसको कुछ रिवेन्यू देंगे, ठीक है। और रिवेन्यू के बदले में दैट पर्सन विल वर्क फॉर अस एंड दैट पर्सन विल एक्ट एज द किंग। आपको आज के टाइम पे लग रहा होगा कि अच्छा राजा बनने का इतना सब कुछ क्यों झंझट करना, बट एट दैट टाइम दिस हैपेंड। मनु को माना जाता है कि मनु जो है वो हमारे जो सूरज भगवान है, सन सूर्य भगवान, उनके बेटे माने जाते हैं। वहीं से जो डिवाइन एलिमेंट है, आपने देखा होगा कि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सब लोग कंसिडर किए जाते हैं। वो आया कहाँ से? वो यहाँ से अपनी जो कहते हैं ना एंसेस्टर कौन थे, मनु, सन के जो बेटे हैं, सूर्य के जो बेटे हैं, उनको माना जाता है। सेम जो थॉट प्रोसेस है वो कौटिल्य भी फॉलो करते हैं। कौटिल्य भी कहते हैं कि हमारा जो राजा है वो भी क्या है, वो भी डिवाइन है। डिवाइन कैसे? उसको भी भगवान ने चुन करके भेजा है। तो ये चीज को वो कंसिडर करते हैं, राइट। सो कौटिल्य, आप आइडिया लगा सकते हो इतने सारे डिस्कशन से कि किस टाइप का स्टेट उन्होंने क्रिएट किया होगा, राइट। तो कौटिल्य के जो आप फर्स्ट पढ़ते हो, आप बुक के अंदर देखोगे, आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बुक सो दैट आई कैन गेट कि हाँ किस तरीके से उन्होंने टॉपिक को मेंशन किया, मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो आप विजिट करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है आपका, ये पेज नंबर स्टार्ट होता है आई थिंक 26 से, कौटिल्य। यू गेट द पिक्चर ऑफ कौटिल्य। तो ये लिखा है NR इनामदार ने, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग पे, बट इनामदार ने इन्होंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया था वो बैकग्राउंड बताते हैं, देन नेचर ऑफ स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। और बाकी यही था जो मैंने आपको बताया, मनु, राइट। मनु इज द फर्स्ट किंग। तो मनु ने ये जो राजा बना, इसके पीछे रीजन था मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय, ठीक है। लिखने का तरीका देख लेना भाई, हिंदी लिखे हुए बहुत टाइम हो गया, तो आई मीन समटाइम आई रियलाइज कि हिंदी हमें आनी चाहिए, मतलब उतना ही हमारे कमांड होनी चाहिए हिंदी लिखने पर भी। ये हमारी वीकनेस है, वी शुड वर्क ऑन दिस थिंग, वी शुड वर्क ऑन आवर नेटिव लैंग्वेज, बट आई एम सॉरी। ओके, मत्स्य न्याय क्या होता है? मछली न्याय या मत्स्य न्याय, वेयर अ बिगर फिश स्वेलो द स्मॉलर फिश। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय बोलते हैं। मतलब जंगल राज, जहां पे ज्यादा ताकतवर जो होगा वो अपने से कमजोर लोगों को हमेशा उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए मनु का राज स्थापित किया गया था। इसी चीज को फॉलो करते हुए कौटिल्य ने कहा कि हमारा जो राजा है वो भी अच्छा है, वो भी आप लोगों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, साथ में डेवलपमेंट भी करेगा। तो कौटिल्य का जो राजा ना वो बहुत यूनिक सा है। आप ऐसा राजा और कोई कंटेम्प्रेरी या और कहीं पे इस आइडियोलॉजी के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इनके बारे में जानना है, यू शुड रीड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, नो डाउट। आपको कौटिल्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यू शुड स्टडी, लेकिन अपने सिलेबस से थोड़ा ध्यान रखते हुए कि ऐसा नहीं हो कि आपका सिलेबस आप मिस कर रहे हो कहीं पे। तो कौटिल्य ने ये सारी चीजें डेवलप करी। नेचर ऑफ स्टेट के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट ही बिल्ड। तो एनार्की थी। एनार्की क्या होती है उसको समझो। एनार्की होती है जब कोई किसी का राज नहीं होता, बिल्कुल नहीं थी, एनार्की कैसे होगी? तो मोनार्की थी। हाँ जी, कौटिल्य के टाइम पे मोनार्की थी, बिकॉज सारी पावर जो है वो राजा के पास थी, किंग के पास थी। किंग कौन थे? शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके बेटे बनते हैं। तो मोनार्की थी, बट मोनार्की को उन्होंने कहा कि राजा के पास एब्सोल्यूट पावर भी नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट उनकी बहुत फेमस, कि राजा की जो खुशी है वो उसकी प्रजा में है, और प्रजा जो है वो अगर खुश होगी तो राजा भी खुश होगा, राइट। इसके रिगार्डिंग एक बहुत फेमस स्टोरी भी कही जाती है। ये कहा जाता है कि जब इनको हरा दिया गया था नंदवंश को खत्म करके, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, उससे जस्ट पहले जो उनकी सेरेमनी होनी थी, कोरोनेशन होना था, ताज उनको पहनाया जाना था, उससे पहले की बात है। उन्होंने कहा कि
मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजा होने के बाद भी मुझे पे कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। तो कौटिल्य कहते हैं कि मैंने तुमसे राज देने का वादा किया था, खुश रखने का नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी खुशी ढूंढनी है तो तुम अपनी प्रजा की खुशी में ढूंढो, तुम्हारी खुशी तुम्हारी प्रजा की खुशी में है। योर हैप्पीनेस लाइज इन दी हैप्पीनेस ऑफ योर पीपल। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कौटिल्य की, एंड दैट शोज कि राजा अल्टीमेट पावर होते हुए भी वो बहुत कहते हैं ना क्रूल नहीं है, बहुत एक एब्सोल्यूट वो होता है ना, जैसे मोनार्की का हमारे माइंड में आते ही कहीं ना कहीं हमारे मन में क्रूर राजा की एक इमेज आती है, जबकि कौटिल्य का राजा ऐसा नहीं है। तो कौटिल्य अपने स्टेट के 7 ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं 7 ऑर्गन हैं स्टेट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम कहते हैं ना स्टेट ऑर्गन गवर्नमेंट, या हम कहते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट। इस तरीके से 7 ऑर्गन उन्होंने बताए थे, जिसको कहा गया सप्तांग थ्योरी। ये 7 ऑर्गन क्या है? स्वामिन यानी कि जो राजा है वो खुद, उसके बाद में अमात्याज, अमात्याज मतलब मिनिस्टर्स, ठीक है। देन जनपद, देन अब जनपद के अलावा जैसे आपकी जो टेरिटरी होती है, ये 3 चीजें समझें आप पहले। स्वामिन दैट मीन्स राजा, राजा के बाद में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको मेंटेन करने वाले अमात्याज, देन जनपद, देन कोश, अल्टीमेटली पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड देन जनपद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें दुर्ग के अलावा बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब दुर्ग के अलावा, दुर्ग अलग से हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स दुर्ग, एंड देन आता है ओके 1 2 3 4 5, दुर्ग के बाद में आएगा दंड, दैट इज आर्मी, एंड लास्ट वन मित्र, दैट इज अलाय। तो एक स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? राजा अच्छा होना चाहिए, राजा पे डिपेंड करता है। मिनिस्टर्स, जनपद, जनपद में आपका एरिया, लोग, वो सब चीजें आ जाती हैं। कोश, पैसा कितना है। दुर्ग, आपका फोर्ट कैसा है। दंड, दंड मतलब आर्मी, दैट मीन्स अगर आपको कंट्रोल करना हो अपने लोगों पर भी, बाकी लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने लोगों को, तो कैसे करोगे? यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। एंड मित्र, ही फोकस्ड ऑन मित्र। अब इस चीज को समझो जरा, मैं आपको हेल्प करूंगी थोड़ा सा यहाँ पे, कि ये जो सप्तांग थ्योरी है इसमें मित्र का इतना फोकस क्यों किया गया है? दैट मीन्स हमारे जो रिलेशन है विद आर नेबरिंग कंट्री, उनके ऊपर बहुत बात करेगी, कैसे होने चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। और यही बार बार पूछा भी जाता है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो थ्योरी है कौटिल्य की, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो असेंशियल एलिमेंट माने जाते हैं स्टेट के, उस पर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा इनको ये जो पूरी अर्थशास्त्र है, ये 15 बुक में, या कह सकते हैं 15 पार्ट में जो है वो डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने एक वो बना रखा है, हाँ ये रहा, ये 15 बुक ऑफ अर्थशास्त्र, बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरीके से मेंशन है कौन कौन से उन पे डिस्कस करता है। यू मस्ट बी वंडरिंग ये कहाँ से आया है, तो ये मैं बता दूं, ये हमारे जो नोट्स हैं, ये मैं उनकी, अभी आप स्क्रीन पे उनकी फोटोज देख पा रहे हैं, ये हमारी नोट्स हैं। बुक में ये चीज़ मुझे लगा मिसिंग है थोड़ा सा अगर डिस्कशन होता सारी बुक्स का, तो ज़्यादा अच्छे से हम फॉलो कर पाते कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी है हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसी चीज़ से। देन कौटिल्य ने जिस तरीके से स्टेट एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताते सप्तांग थ्योरी के बारे में, उसमें 7 एलिमेंट के बारे में जिक्र करते हैं। उसके बाद में उन्होंने डिस्कस किया है किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने बात करी है, किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने पहले डिस्कशन किया है, 2 सेट ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने, 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट सेट जो है वो स्टेट के एट्रीब्यूट से, स्टेट कैसा होना चाहिए, कौन से एट्रीब्यूट से जो हमें चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा जो है वो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डिविजन ऑफ वर्क के बारे में, रूल्स कैसे होगा, ट्रांजेक्शन कैसे होगा, उन सारी चीज़ों के हमारे बारे में हमें बताते हैं। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर भी एक बजट जैसा आपको लगेगा प्रावधान किया गया, एग्जैक्टली नॉट बजट बट हाँ बजट जैसा कुछ है, जहाँ पर स्टेट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कहीं जिक्र किया गया है,
ये बताया गया स्टेट की इनकम किन किन सोर्सेज से होती है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, मोस्टली यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाता था, तो वो उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। देन ही टॉक अबाउट द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल में वो बताते हैं कि अगर हमें लोगों को हायर करना है तो एक क्वालिफाइंग टेस्ट होना चाहिए। ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ है जो बाकी थिंकर्स में आप शायद उतना रिलेट नहीं कर पाओ। यहाँ पर है ना, जिस तरीके का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यू विल फील कि राजा होते हुए भी कहीं पर भी फेवर वाला सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आ सकते हैं, वो टेस्ट दें, क्वालिफाई होते हैं तो वो राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। बट इसके अलावा भी, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रिक्टली इट्स अ मेरिटोरियस सिस्टम, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मेरिट का जिक्र भी किया गया है। बट आई वाज सेइंग इज डिफरेंट कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। जैसे आप गए, आपको मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, आप पहुंच गए कौटिल्या के पास और कहा कि सर मुझे बनना है, तो उन्होंने आपको एक टेस्ट दिया, आपने वो टेस्ट क्लियर किया। आप सोच रहे होंगे अब जाऊँ मैं मसूरी, अब मैं बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आऊँ, एंड कौटिल्या विल से नो, आपके पास ट्रेनिंग का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमने जो टेस्ट लिया है उसी में ही हमने चेक कर लिया कि आपको अपने काम के बारे में कितना पता है, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत कम फोकस किया गया है, डायरेक्टली आपको फील्ड में भेज दिया जाएगा और आपसे काम करवाया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स पे ही बेसिकली आपकी जो बुक है वो बात करती है। लेट मी सी इफ वी आर मिसिंग समथिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स पे वो लोग बात करते हैं, देन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड रीड द बुक। आप डिटेल में पढ़ें उस बुक को, फिर भी आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक है विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड ऑलवेज नो कि हमारा जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जा करके आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपनी जो क्वेरी है वो डाल सकते हैं। तो कौटिल्या रेलेवेंट आज के टाइम पे, अच्छा ये जो बुक डिस्कस करती है प्रसाद, ये मुझे एक पॉइंट यहाँ पे कहना पड़ेगा कि इट्स अ वेरी लिमिटेड डिस्कशन। रीज़न बीइंग, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करी गई है। बात नहीं करी गई है कि डिप्लोमेसी, मैंने कहा ना कौटिल्या इज़ मोर रेलिवेंट इन डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी में क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर बाकी जैसे स्पाई सिस्टम है उसका भी बहुत कम डिस्कशन आपको मिलेगा, तो वो चीज़ें मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है जी, वो जो है मैंने अपने उसमें इंक्लूड कर दी हैं। अच्छा, कौटिल्या को आप एक और बुक से भी पढ़ते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूं। अगर किसी ने गोयल एंड अरोड़ा बुक खरीद रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका भी फर्स्ट जो चैप्टर है वो कौटिल्या के बारे में ही आपको बताता है, बट सॉरी टू से वहाँ पर भी इतना डेप्थ में कवर नहीं किया गया है। हमने अपने नोट्स में आप देख सकते हैं 15 बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र हमने डिस्कस किया, देन सप्तांग थ्योरी बहुत डिटेल में हमने बात करी, देन ब्यूरोक्रेसी क्या काम करती है, जैसे जो है ना 7 ऑर्गन्स, वी हैव डिस्कस्ड दीज 7 ऑर्गन्स इन डिटेल। व्हेन यू टॉक अबाउट द कोश में हमने फिर आप देख सकते हो टेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, राइट, मिलिट्री किस प्रकार से होनी चाहिए, आर्म फोर्सेस की क्या स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। और ये तो आपकी बुक में दे ही रखा है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करी गई है। हम थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं, जैसे यहाँ पर स्पाई सिस्टम, आई हैव मैंशनड स्पाई सिस्टम इन डिटेल। रीज़न बीइंग, मैंने कहा ना व्हेन मेंटेनिंग द फॉरेन रिलेशन स्पाई सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंटरनली भी, इंटरनल अगर आपको बनाए रखना है, कौटिल्या वाज लाइक मुझे अपने लोगों के बारे में जानना है, द पर्सन जिनके मैं अराउंड रहूँ, जो राजा के आसपास रहें, उन लोगों के बारे में भी तो जानना है, और उसके लिए भी स्पाई सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा था। तो ये डेप्थ में दिया गया है यहाँ पर। एथिक्स के बारे में कि उनके एथिक्स किस तरीके से वो मेंटेन कर रहे हैं, हाउ वी कैन से कौटिल्या वाज एथिकल, तो वो कुछ यहाँ पे प्रूफ दिए गए हैं। रॉयल काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट में, स्पाई नेटवर्क के टाइम पे, फाइन एंड पनिशमेंट के रिगार्डिंग, थॉर्न्स वीड करना, मतलब अगर कोई भी राजा के खिलाफ जाता है, लाइक ही वॉज अ पॉलिटिकल रियलिस्ट। पॉलिटिकल रियलिस्ट मतलब कहीं पर माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, न के बराबर है। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर कोई राजा के खिलाफ है, अगर कोई एनिमी है, ख़त्म करो एनिमी को, माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। और आप देख सकते हैं इतिहास में जब जब भी भारत के लोगों ने दुश्मन को माफ़ करने की कोशिश करी है ना, तो हमें बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना कीमत, बहुत बड़ी कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी, बहुत बड़ा प्राइस हमने उसका पे किया है, चाहे वो फिर मेडिवल टाइम में हो, चाहे फिर वो मॉडर्न टाइम में हो। बट कौटिल्या वाज वेरी लाइक कि वी शुड एलिमिनेट द एनिमी, कोई वो नहीं है एनिमी को एलिमिनेट करो।
तो वॉर के रिगार्डिंग में उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। साम दाम दंड भेद की उनकी जो बहुत फेमस नीति है, जो हम सब पढ़ते भी हैं, साम दाम दंड भेद क्या कहते हैं, उनके बारे में भी यहाँ बात करी गई है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन फॉरेन पॉलिसी, द षड्गुण थ्योरी, षड्गुण थ्योरी के अंदर भी, और फिर मंडल थ्योरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने नोट्स में डिस्कस करी हुई हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी, तो थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको, बट कोशिश करी गई है कि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं, डिटेल में कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो। कौटिल्य नेहरू को भी थोड़ा सा, क्योंकि नेहरू ने भी अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौटिल्य का वर्णन किया है, वेबर ने भी अपनी बुक में इन्होंने मेंशन किया है कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के अदर एस्पेक्ट, गुड गवर्नेंस के बारे में, देन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, देन क्रिटिकल असेसमेंट है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि मैम आप तो अपने नोट्स के बारे में बताने लगे, तो मेरा यही था कहने का कि आप बाकी जो बुक्स रेफर करते हो ना, मेरी कोशिश ये रहती है हमारे नोट्स में हम उन सारी बुक्स से मटीरियल उठा करके कंपाइल करके जो बेस्ट है, जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दे पाऊँ। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद में कौटिल्य के बारे में आप और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं 9896859767, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमारे बाकी इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे डेली आंसर राइटिंग, आप हमारे क्रैश कोर्स या फिर फुल लेंथ कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप इन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके जी, तो चलिए हम कल मिलते हैं, फिर कल तो नहीं परसों मिलेंगे विद ए न्यू थिंकर, जो शेड्यूल मैंने शेयर किया उसके अकॉर्डिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि अगर आपके जितने कम कमेंट होते जाएंगे, वीडियोस भी आप सोचिए कि उसी दिन से आने फिर कम हो जाएंगे, है ना। आप लोगों के ऊपर है, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना जल्दी आप देखेंगे, मुझे भी लगेगा कि हाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हमारा, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ना हमारा, ये डायरेक्ट नहीं है। मुझे रिलाई करना पड़ता है आपके व्यूज़ पे, मुझे रिलाई करना पड़ता है आपके कमेंट्स पे कि ये वीडियोस आपके लिए कितने यूज़फुल हैं, है ना। आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछ सकती थी, लेकिन अभी भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, बट आपको कमेंट के थ्रू मुझे बताना होगा। ओके जी, तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।